हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 17 अप्रैल और है संडे। आज हम पूरे वीक के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट। अभी जो आपको पोस्टर में दिख रहा होगा राजनाथ सिंह। अभी क्या हुआ है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, अभी थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट आई है, उसको लेकर देखते हैं। ये सोर्स क्या है इसका, PIB है, यानी कि प्रेस ऑफ ब्यूरो। ये क्या होती है, ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसके अंदर बताया गया है लैंडमार्क पॉलिसी ने डिसाइड किया है कि हम 101 मोर वेपन्स को और उनके प्लेटफॉर्म्स को, उनकी स्पीड को क्या करेंगे, अपने ही अंदर अपने ही कंट्रीज़ में क्या करेंगे, उनको प्रोड्यूस करेंगे, उनको बनाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत क्या होगा, प्रमोट देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं ये जो सोर्स PIB से लिया गया है, इसके अंदर ये सब बताई गई हैं, इनमें लिस्ट दी गई है कि जिसके अंदर 101 आइटम्स को हम खुद अपने इंडिया में क्या होंगे, बनाएंगे। इशू क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी रिलीज़ की है थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर 101 आइटम्स को बताया गया है, इक्विपमेंट्स को, प्लेटफॉर्म को, कि हम अपनी कंट्रीज़ में उन्हें बनाएंगे। तो ये थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट है। इससे पहले दो लिस्ट और आई थी। सबसे पहले आई थी फर्स्ट नेगेटिव इंडिजिनेशन लिस्ट, उसके अंदर भी 101 आइटम्स को ऐड किया गया था, वो अगस्त 2020 में आई थी। सेकेंड इंडिजिनेशन लिस्ट आई थी जून 2021 में, उसके अंदर 108 आइटम्स को इंपोर्ट करने के ऊपर बात की गई थी। इससे क्या होगा, हमारा आत्मनिर्भर भारत जो हमारा इनिशिएटिव है वो प्रमोट देखने को मिलेगा, और इससे क्या होगा, हमारे कंट्रीज़ में स्किल्ड वर्कर बढ़ेंगे और उससे ही हमारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। थर्ड लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है, कॉम्प्लेक्स जो अब आइटम्स के अंदर 101 ऐड किए गए हैं उनके अंदर क्या क्या आता है, हायर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, सेंसर्स, वेपन्स, एम्यूनिशंस लाइक लाइट वेट टैंक्स, माउंटेड आर्टी गन सिस्टम्स, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ श्योर्स पेट्रोल वेसल्स, NGOPV इसके अंदर आते हैं। ये वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स प्लान किए गए हैं कि हम इंडिजनाइज कर सकें अपने प्रोग्रेसिव एफर्ट्स को दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2027 तक। इसके अंदर 101 आइटम्स को ऐड किया गया है जो कि प्रोक्लेम्ड करेंगे हमारे लोकल सोर्सेज एज पर प्रोविज़न फॉर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020। DAP 2020 के अंदर इंक्लूड किया गया था कि हम कैटेगरी बनाएंगे, बाय करेंगे इंडियन इंडिजिनेशन डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग को, इंडियन बे एंड मेक इंडियन बे, ग्लोबल मैन्युफैक्चर बनाएंगे इंडिया को पूरे वर्ल्ड में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमारे कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा होगा, तो हमारे जो वेपन्स और प्लेटफॉर्म है वो प्रमोट कर जाएंगे किस चीज़ को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में। बेनिफिट्स ऑफ इंडिजनाइजेशन रिडक्शन करेगा हमारा फिजिकल डिफिसिट को, यानी कि इसमें हमारी इकोनॉमी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी अगर हमारे कंट्रीज़ में ही खुद वेपन्स और इक्विपमेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे। सिक्योरिटी अगेंस्ट द पोरस बॉर्डर एंड हॉस्टाइल नेबर्स, यानी कि जो सिक्योरिटी है बॉर्डर्स में वो क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ने को देखने को मिल जाएगी। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म की फीलिंग इससे बढ़ने को देखने को मिल जाएगी। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम गाइज क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ पे जो हमारा डिफेंस है वो क्या है, डिपेंड देखने को मिल जाएगा। सोवियत यूनियन पे हमारा डिपेंड देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर 30 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। जो पहले USSR होता था, जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन भी आता है, जिसके अंदर अभी क्या हो रही है, वार देखने को मिल जाएगी, जो 1991 में क्या हुआ था, टूट गया था। इंडियाज़ अप्रोच टू डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडिया की अप्रोच है कि वो किसी भी तरीके से डिफेंस को इंडस्ट्रियलाइज कर ले। फ्रॉम द मिड 1980 में गवर्नमेंट ने पंप किया था रिसोर्सेज इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जिसके बाद DRDO क्या हुआ था, प्रोफाइल प्रोजेक्ट में आया था, और DRDO ने बहुत सारे प्रोजेक्ट को प्रोफाइल किया था। सिग्निफिकेंट बिगिनिंग इन द डिफेंस इंडिजिनेशन वाज मेड इन 1983 में आई थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP को, जिसके अंदर 5 मिसाइल सिस्टम आए थे, जिसको आप पटना से याद कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। द इंडिजीनियस एफर्ट्स वर नॉट एडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस, जो हमारे आर्म फोर्सेस को क्या करेगा, पहले से तो हमारे पास इतने वेपन्स नहीं थे, लेकिन अब हमारे आर्म फोर्स इससे मजबूत देखने को मिल जाएगी। आप जानते होंगे 1998 में इंडिया और रशिया ने कोलैबोरेट करा था। उसके बाद इंडिया और रशिया ने एक मिसाइल बनाया था, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर भी कंट्रीज़ में इंपोर्ट किया था। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया का रोल बे ऑफ बंगाल, यानी कि बीमस्टेक में। अभी बीमस्टेक की मीटिंग हुई है,
तो उसमें इंडिया का रोल कैसा है वो इस सब वीडियो में हम क्या करेंगे, देखेंगे। सोर्स क्या है इसकी, इंडियन एक्सप्रेस है। फुलफिलिंग द पोटेंशियल ऑफ द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी को कैसे फुलफिल किया गया है मीटिंग में, ये इंडिया का रोल हम आगे देखेंगे। इशू क्या है, अभी सेलिब्रेशन किया है 25 ईयर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव को के मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, बिम्स्टेक को, जिसको अनाउंसमेंट किया है सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स ने अनाउंस किए हैं। इसके अंदर बिम्स्टेक के अंदर आपको 7 कंट्री देखने को मिल जाएंगी, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। बिम्स्टेक की सबसे पहली मीटिंग थाईलैंड में हुई थी। श्रीलंका इसका क्या है, करंट चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस समिट के रिजल्ट क्या क्या हुए हैं, तो बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी को लॉन्च किया गया था 1997 में एक चार्टर के द्वारा। इसको लास्ट वीक फाइनलाइज कर दिया गया था। 2 डिकेड्स में क्या होंगे दोनों ये मीटिंग्स होगी इनकी अब आपस में, यानी कि एनुअली नहीं, बाय एनुअली इनकी मीटिंग अब देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर 20 पेज का डॉक्यूमेंट्स लाया गया है 5th बिम्स्टेक समिट के अंदर, जिसके अंदर पर्पस, प्रिंसिपल, लीगल स्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये डेफिनेट्स करेगा प्रोसेस टू एडमिट न्यू मेंबर्स को, जिसके अंदर न्यू मेंबर्स भी अब आराम से आ सकते हैं। ये एम्फेसिस करेगा कंसेशियस इज इम्पोर्टेंट गिवन द सेंसिटिव ऑफ द अदर्स बिम्स्टेक कंट्रीज। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन द चार्टर टू कीप द रेगुलर मीटिंग्स, अब ये चार्टर में क्या लगाया है कि अब रेगुलर मीटिंग इसकी देखने को मिल जाएगी, जो प्रोवाइड कराएगा इनफ स्कोप टू दी बिम्स्टेक परमानेंट वर्किंग कमेटी टू कीप द प्रोसेस एनर्जेटिक। रिजल्ट ऑफ बिम्स्टेक समिट के अब रिजल्ट क्या क्या देखने को मिल जाएंगे। अमंग्स द इम्पोर्टेंट डिसीजन इन द वन रिलेटेड टू बिम्स्टेक, मास्टर प्लान लाया गया है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर, क्या हो इन कंट्रीज़ जो बिम्स्टेक के अंदर देखने को मिल जाएगी उनके ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा काम किया जाएगा। द रीजन रिक्वायर्स सीमलेस कनेक्टिविटी थ्रू मल्टी मॉडल चैनल्स दैट इम्प्रूव लिंक्स विद इन द अमंग्स द मेंबर्स कंट्रीज। और एक इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार के बीच में आपको ट्राइलेटरल हाईवे भी देखने को मिल जाएगा, जो कि लाओस, कंबोडिया, बांग्लादेश, भूटान इन सब में एंटर करता है। उसको भी एनहेंस करने के ऊपर इस मीटिंग में क्या हुई है, बात हुई है। और क्या क्या रिजल्ट आए हैं बिम्स्टेक समिट के, इन्होंने एस्टेब्लिश किया है एक इमिनेंट पर्सन्स ग्रुप EPG, जो फॉर्मुलेट करेगा विजन डॉक्यूमेंट्स को। रीजन विल हेल्प इन एक्यूमुलेटिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ करेक्टिव। EPG ग्रुप एक आपको यूरोपियन यूनियन और आसियान कंट्रीज़ का भी देखने को मिल जाएगा। आसियान इंडिया एमिनेंट पर्सन ग्रुप्स AIEPG वॉज कंसीड 2005 में इसको बनाया गया था आफ्टर द 8 आसियान इंडियन समिट के बाद। ये रिकमेंड करता है कि सारे के सारे ग्रुपिंग वर्क एक साथ क्या हो करने को देखने को मिल जाए। अब बिम्स्टेक के और क्या क्या रिजल्ट हैं, इन कंट्रीज़ ने क्या करा है, आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रिमिनल मैटर्स को थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। हम उन पर काम करेंगे, अपने डिप्लोमेटिक एकेडमिक्स को, ट्रेनिंग्स को हम क्या होंगे, बढ़ावा देंगे, कोऑपरेशन करेंगे। अब इसका इंडिया का रोल क्या है इसके अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि हम $1 मिलियन देंगे सेक्रेटरीट, जो आपको बिम्स्टेक का ढाका में देखने को मिल जाएगा, सेक्रेटरीट को सेटअप करने के लिए। इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है कि हम बहुत सारे एरियाज़ में इसको सपोर्ट करेंगे और इसको कलेक्टिव भी बनाएंगे। दिल्ली विल प्रोवाइड $3 मिलियन ग्रांट टू बिम्स्टेक सेंटर फॉर दी वेदर एंड क्लाइमेट के लिए। हम सपोर्ट करेंगे श्रीलंका और नेपाल को। श्रीलंका में इस टाइम पर इमरजेंसी लगी हुई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुके हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ गई है। इंडिया सपोर्ट टू दीज कंट्रीज स्पेशली इन फाइनेंशियल मैटर्स में सपोर्ट करेगी इंडिया, और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन द रीजन्स। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। इसका सोर्स क्या है, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, देख सकते हैं आप। इशू क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी अप्रूव कर दिया है कि हम सप्लाई कराएंगे फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस को बहुत सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में 2024 तक, जो कि फेज मैनर से प्रोवाइड किया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस क्या होगा, सप्लाइड किया जाएगा थ्रू द टारगेटिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो PDS हमारा देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA स्कीम्स आती हैं, एक्ट और कुछ स्कीम भी आती हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, PM पोषण, अर्स्टवाइल मिड डे मील्स स्कीम भी आती है, अदर वेलफेयर स्कीम्स भी इसके अंदर आती है। अब इसके फेसेस क्या होंगे, कवरिंग ICDS एंड PM पोषण इंडिया में मार्च 2022 तक कवर किया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फेज सेकंड के अंदर फेज फर्स्ट अबाव प्लस TBTS एंड OWS ऑल एक्सप्रेशनल, यानी कि जो गरीब सी डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट और स्टैंडिंग
टोटल 291 डिस्ट्रिक्ट ऐसी देखने को मिल जाएगी, उनके अंदर भी प्रोवाइड कराया जाएगा मार्च 2023 तक। फेज थर्ड के अंदर क्या होगा, रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट बचेंगी कंट्रीज़ की, उन्हें 2024 तक उनमें भी मार्च 2024 तक उनमें भी फोर्टिफाइड राइस को प्रोवाइड किया जाएगा। अब हमने जान लिया कि फोर्टिफिकेशन यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ में राइस को तो भेजा जाएगा। अब जानते हैं कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो फोर्टिफिकेशन बताया है FSSAI ने, उसको डिफ़ाइन किया है कि इन्वॉल्व करता है कि हम क्या करें, एसेंशियल कंटेंट ला दें किस चीज़ में, फूड में यानी कि हम क्या करें, एक्सेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दें, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। जिसके अंदर क्या हो, मिनिमम यानी कि मिनिमम रिस्क हो हेल्थ को लेकर। फोर्टिफाइड राइस वही होता है कि हम एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन डाल दें किसी भी चीज़ में, किसी भी फूड में, जिससे क्या हो, ह्यूमन की हेल्थ को ज़रा सा भी नुकसान ना हो। अब फूड फोर्टिफिकेशन के 3 टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन आता है, फिर बायो फोर्टिफिकेशन आता है, होम फोर्टिफिकेशन आता है। फर्स्ट और थर्ड तो ईजी है, लेकिन थोड़ा सा सेकंड थोड़ा सा ये टफ प्रोसेस रहता है। फर्स्ट में कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन के अंदर वीट फ्लोर को आता है, कॉर्न मील, कुकिंग ऑयल्स आते हैं। और थर्ड के अंदर होम फोर्टिफिकेशन के अंदर विटामिन डी की हम क्या कर देते हैं, किसी भी फूड पर ड्रॉप्स कर देते हैं, उससे क्या हो जाता है, होम फोर्टिफिकेशन हो जाता है। लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर एक मशीन होती है जिसके अंदर एक्सक्रूडर मशीन उसको बोलते हैं। फिर ऐसे ही हम क्या करा देते हैं, भुट्टो दिख रहे होंगे आपको, इनको क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं, फिर एक नया भुट्टा आ जाता है, उसमें क्या हो जाते हैं, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब राइस के लिए फोर्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा, तो वेरियस टेक्नोलॉजी हैं इसके लिए, राइस को फोर्टिफाई करने के लिए, राइस के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, जैसे कि कोटिंग कर दें उनके ऊपर, डस्टिंग कर दें, या एक्सट्रूशन कर दें उनके ऊपर। अभी एक्सट्रूशन क्या होता है, ये कि कुछ ऐसी मशीन आपको देखने को मिल जाएगी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े राइस के लाते हैं, उनको फिर आटा सा बनाते हैं, फिर उनको पीसते हैं, फिर उनके अंदर पानी डालते हैं, फिर वो मशीन के द्वारा क्या हो जाते हैं, फोर्टिफाइड हो जाते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, एक्सट्रूशन बोलते हैं। द लास्ट मेंशन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के द्वारा किया जाता है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के द्वारा फ्रॉम ए मिक्सचर यूजिंग ए एक्सट्रूडर मशीन। इसको इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी कहा गया है। द फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स आर ब्लेंडेड विद रेगुलर राइस टू प्रोड्यूस फोर्टिफाइड राइस, यानी कि जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल होते हैं उससे जो राइस को प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या होता है, उसे रेगुलर राइस के साथ मिक्सअप कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, वो रेगुलर राइस भी क्या हो जाए, फोर्टिफाइड हो जाए। अब एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले ड्राई राइस लेंगे, थोड़े से टूटे फूटे से चावल लेंगे, उनको फिर पानी के अंदर मिलाएंगे, उनका आटा बनाएंगे, फिर उनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगे मशीन के द्वारा, जिसको हम एक्सट्रूडर मशीन भी बोलते हैं। अब FRK हैज़ इन सेल्फ लिस्ट ऑफ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स की सिर्फ फोर्टिफाइड राइस कैनल की क्या होती है, लाइफ होती है। एज पर गाइडलाइंस इशूज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, शेप और साइज फोर्टिफाइड राइस का क्या हुआ है, वहाँ से स्पेसिफाई किया गया है कि जो शेप है यानी कि 5 mm तक होनी चाहिए, लेंथ एंड ब्रीथ 2.2 mm तक होनी चाहिए राइस की, उससे ज़्यादा ना हो। ये देख सकते हैं आप, ऐसे कुछ फोर्टिफाइड राइस होते हैं। अब इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो इंडिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण देखने को मिल जाएगा वीमेंस और चिल्ड्रन के अंदर। फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एवरी सेकंड वीमेंस कंट्री में क्या है, एनीमिया से पीड़ित है, और एवरी थर्ड चाइल्ड क्या है, स्टंट है, यानी कि उसकी उम्र के हिसाब से ना उसकी हाइट बढ़ रही ना उसकी हेल्थ बढ़ रही। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल मेथड बताया गया है कि हम मल्टी न्यूट्रिशन को इससे कम्बैट कर सकते हैं। राइस क्या है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। अगर हम एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो पर कैपिटा 6.8 kg क्या कर लेता है मंथ में, एक आदमी राइस को कंज्यूम कर लेता है। फोर्टिफाइंग राइस विद इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज एन ऑप्शन टू सप्लीमेंट द डाइट ऑफ द पुअर्स, यानी कि पुअर्स के डाइट को ऐड करने के लिए, डाइट में कुछ चीज़ ऐड करने के लिए वो सबसे बेहतर क्या है कि हम फोर्टिफाइड राइस उसकी हेल्थ में क्या कर दें, उसकी डाइट में ऐड करते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड क्या है फोर्टिफिकेशन का, तो मिनिस्ट्री गाइडलाइंस के अंदर 10 ग्राम ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल को ब्लेंड किया जाएगा विद 1 kg ऑफ द रेगुलर राइस, जिससे क्या होगी, वो मिक्सअप हो जाएगा और जो रेगुलर राइस है उनके अंदर भी क्या हो जाएगी, फोर्टिफाइड जैसी क्वालिटी आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द FSSAI नॉर्म से बताया है कि 1 kg ऑफ फोर्टिफाइड राइस में क्या होता है, आयरन होता है 28 mg टू 42.5 mg, फोलिक एसिड होता है 75 से
125 माइक्रोग्राम। एंड विटामिन B12 होता है 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम। राइस के अंदर फोर्टिफाइड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसमें मिलाया जाता है, जिंक मिलाया जाता है, विटामिन B1 मिलाया जाता है, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6 उसके अंदर मिलाया जाता है। अब कुकिंग प्रोसेस क्या है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि फोर्टिफाइड क्या है, राइस अलग थोड़ी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, ये ऐसे ही राइस होते हैं जैसे हमारे रेगुलर राइस होते हैं। इनको ज़रूरत है ऐसे ही क्लीन करने की, वॉश करने की, जैसे हम रेगुलर राइस को क्या करते हैं, क्लीन और वॉश करते हैं। अब इंडिया की कैपेसिटी क्या है, तो एट द टाइम ऑफ द PM ने अनाउंस किया था लास्ट ईयर कि हम 2700 राइस मिल्स को बनाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, हम ब्लेंडिंग करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे किस की, फोर्टिफाइड राइस की। इंडिया की ब्लेंडिंग कैपेसिटी देखें तो ये स्टैंड करती है 13.67 लाख टन थी, जो 14 की स्टेट्स में थी, जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा क्या हुई है, थोड़ी सी बढ़ने को देखने को मिली है। FR के प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है 7250 टन से 60,000 टन तक विद इन 2 ईयर्स में। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसके हेल्थ पर देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या होगी, थोड़ी सी हेल्थ के अंदर यानी कि डाइट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, जो कि वीमेंस को या वुमेन को क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं अपने सप्लीमेंट के अंदर। इससे टेस्ट बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन इससे क्या हो जाएंगे, फूड में बढ़ने को देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमी क्या हो इससे अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फोर्टिफाइड राइस क्या है, एस्टेमली लो प्राइस पर ये हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% ऑफ द टोटल फूड वॉल्यूम के ये फोर्टिफाइड राइस हो जाते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, अब ये क्यों क्या है अगेंस्ट नेचर है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, हाइब्रिड कर रहे हैं, यानी कि मैन क्या कर रहा है, इनमें मिलावट कर रहा है। क्योंकि जैसे राइस आते हैं, अगर नेचुरली उसमें फोर्टिफाइड होकर आता तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता, लेकिन अब क्या है, ये अगेंस्ट नेचर है। इम्यूनिटी इशू है इसको लेकर, लेक इम्यून बूस्टिंग होंगी इन सब्सटेंस है, और अवर न्यूट्रिशन हो जाएगा इससे, ट्रीटमेंट फेलियर देखने को मिल जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इससे कम बढ़ने को देखने को मिल जाएंगे, इससे डिक्रीज होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एन अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड इंक्रीज हो जाएगी इससे क्या, मोर्टेलिटी रिस्क। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम, देख सकते हैं ये रिलेटेड किससे है, ये आर्मी से रिलेटेड आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसको कवर किया था। टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम को रिक्रूट किया गया है सोल्जर के लिए, जो क्या हो 3 से 5 साल फाइनलाइज कर चुके हैं किस चीज़ में, आर्मी के अंदर। इशू क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स ने क्या करा है, फाइनलाइज कर दिया है टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम्स को। इसके अंदर क्या होगा, यंगस्टर क्या होंगे, अब आर्मी के अंदर जा सकते हैं, सोल्जर बन सकते हैं, सिर्फ 3 साल के लिए, पूरी उम्र के लिए नहीं। टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम क्या है, ये पुश की गई थी लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के द्वारा, जिनका भी क्या हुआ है, थोड़ी सी दिन पहले ही डेथ हो गई थी। ये इन्वॉल्व करता है सोल्जर को, जिनको हम अग्निवीरास बोलते हैं, 3 साल के पीरियड के लिए। ये एक वॉलंटरी एंगेजमेंट है, इसको हम अग्निपथ एंट्री स्कीम भी बोलते हैं। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी क्या हो आप आर्मी की ट्रेनिंग में लाओ, आप सोल्जर बनो, आप थोड़े दिन के लिए भी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। TOD द सोल्जर्स वुड बी एन पे आउट, यानी कि उन्हें कुछ पेंशन भी मिलेगी, उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी जब वो 3 से 5 साल तक के बीच में क्या हो गए, आर्मी से बैकअप ले लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कॉर्पोरेट इंडिया बढ़ने को देखने को मिल जाएगा। XTOD रिक्रूटमेंट फॉर एन स्पेसिफिक लाइन्स ऑफ वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप की भी फर्स्ट मीटिंग हुई है, जिसके अंदर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हर्षवर्धन श्रिंगला साहब, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने इसको चेयर किया है। इसमें नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर बात हुई है। ये आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है, क्योंकि द हिंदू हमारे करंट अफेयर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप टू फोकस ऑन साउथ एशिया। अब इशू क्या है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप IMCG की फर्स्ट मीटिंग हुई है। इसको कन्वीन्ड किया है इंडियाज़ फॉरेन सेक्रेटरी ने। ये एक हाई लेवल मैकेनिज्म की मीटिंग है, यानी कि हाई लेवल की ये मीटिंग देखने को मिलेगी, जो कि बात करती है इंडियाज़ की नेबरिंग हुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में, जिसमें हम विज़न करते हैं कि अपने जो डेवलपमेंट है, जो अपना डेवलप्ड बेटर कर सकें किसके साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। अब इस मीटिंग में क्या क्या बात हुई है, इस मीटिंग की फाइंडिंग्स को देख लेते हैं। IMCG प्रोवाइड कराती है कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस वूल ऑफ द गवर्नमेंट को, कि वो प्रमोट करा सके अपने बेटर कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्गर इंटरलिंकिंग्स एंड ग्रेटर पीपल टू पीपल कनेक्ट विद दी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। क्योंकि हम गाइस हमेशा से ही फोकस करते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन हो, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
फैसिलिटेट ग्रेटर ट्रेड हो नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे नेपाल हो गया। स्पेशल नीड्स ऑफ कंट्रीज सच एज भूटान, मालदीव्स इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज ऑफ एन एक्सटेंशियल कॉमोडिटीज। ओपनिंग्स रेलवे ट्रैक्स बनाए हम बांग्लादेश के साथ। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम प्रोवाइड कराएं अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भुखमरी देखने को मिली है। और म्यांमार में तो अभी मिलिट्री coup भी आपको देखने को मिल रहा है। और फिशरीज़ इशू जो श्रीलंका में चलता रहता है, वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स हमारे इंडिया के फिशर्स को क्या कर लेते हैं, फिशर्समैन को अरेस्ट कर लेते हैं। उस चीज़ पर हम क्या कर रहे हैं, इस मीटिंग में उस चीज़ पर सारी बातें हुई हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो IMCG इम्प्रूव कराता है इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड कराता है कॉम्प्रहेंसिव डायरेक्शन टू द वोल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच टू इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज के। अब हमने देख लिया कि ये मीटिंग तो हुई है। अब ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का विज़न है कि हम किसी तरीके से कनेक्टिविटी बना सकें। अभी इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सार्क कंट्रीज़ के साथ। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस एग्रीमेंट के अंदर फ्री फ्लो करेंगे हम रिसोर्सेज का, एनर्जीज का, गुड्स का, लेबर का, इंफॉर्मेशन का अक्रॉस दी नेबरिंग कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के साथ। इसमें हम इम्प्रूव करेंगे अपने रिलेशन नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। इससे रिलेशन इम्प्रूव होंगे इमीडिएटली और अपना ट्रांसपोर्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा, जिससे अंदर हमारा एजेंडा ये है कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को डेवलपमेंट में ला सकें। तीसरा क्या है, रिजॉल्विंग बायलैटरल कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि इससे क्या रिजॉल्व होंगे कि हमारे बायलैटरल कन्फ्लिक्ट ना हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे सारी कंट्रीज़ के बीच में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इससे बढ़ेगा, इससे ट्रेड के टाइज नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एनहेंस देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा एक एग्जांपल है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN, जो कि हमने कुछ दिन पहले भी करंट की न्यूज़ में देखा था। इसमें हमारा क्या हो, इससे हम कनेक्टिविटी बनाए रखें, मोटर व्हीकल, वाटर पावर मैनेजमेंट एंड इंटर ग्रिड कनेक्टिविटी इससे बनी रहेगी। अब चौथा क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हम अपनी नेबरहुड कंट्रीज़ का क्या करें, हेल्प करें, कोऑपरेट करें उन्हें डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में, रिसोर्स मैनेजमेंट में, वेदर फोरकास्टिंग में, कम्युनिकेशंस एंड ऑल्सो कैपेबिलिटीज़ एंड एक्सपर्टाइज इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑल साउथ एशियन सिटीजन्स। जैसे एग्जांपल नेपाल क्या है, नेपाल की लोकेशन ऐसी है, वहाँ पर डिज़ास्टर आते रहते हैं, तो उसको हम क्या करें, उसको हेल्प करें। इसलिए ही क्या हमने बनाई है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विज़न। और पांचवा क्या है इसका विज़न, मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि हम अपनी मिलिट्रीज और नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन बना सकें और उनको पार्टिसिपेट करा सकें वेरियस डिफेंस एक्सरसाइजेज में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ होती है। लेकिन इसमें कुछ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर आपको कुछ इश्यूज भी देखने को मिलेंगे। पहला इशू है ग्रोइंग चाइनीज़ प्रेशर, यानी कि इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर चाइना का बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो इंडिया की आपको साइड में इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, उसको ही क्या बोलते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। चाइना उसके अंदर अपना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ाने को देखने को मिल रहा है। दूसरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है चाइना का, चाइना चाहता है कि ट्रेड के माध्यम से और रूट के माध्यम से और मैरीटाइम रूट के माध्यम से हम क्या करें, किसी भी पूरे के पूरे देश को क्या करें, कनेक्ट करें और उससे क्या करें, ट्रेड करें। और तीसरा है चाइना का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है चाइना ने पाकिस्तान के अंदर, ये इनिशिएटिव है, ये भी BRI का ही पार्ट है, CPEC। ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान से ये कराची ग्वादर पोर्ट से चाइना के कासगढ़ तक जाता है। ये POK से निकलता है, जो कि पाकिस्तान ने इलीगल हथियार रखा है, जबकि इंडिया का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर और इन द सर्कलिक एरिया में इसने बसा रखा है। चौथा क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया टिल्ट टुवर्ड्स वेस्ट। इंडिया का आपको ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव किस तरफ देखने को मिलेगा, वेस्ट की तरफ देखने को मिलेगा। जैसे क्वाड कंट्री होगी, मल्टीलेटरल एंड मिनीलेटरल इनिशिएटिव होगी, तो उसकी तरफ इंडिया ज़्यादा झुकता है। नीचे वाली कंट्रीज़ और जो ईस्ट वाली कंट्रीज़ है उनकी तरफ थोड़ा सा कम इंडिया का झुकाव देखने को मिलेगा। इसकी वजह से श्रीलंका क्या हो जाता है, बार बार चाइना की तरफ चला जाता है और चाइना उसको डेड एंड ट्रैप पॉलिसी में फंसा लेता है। फिर श्रीलंका हमारे हाथ से थोड़ा बहुत निकलने को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ज़्यादा ध्यान सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रखा है, जिसमें मालदीव्स में, श्रीलंका में, म्यांमार में और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसने अपने पैसा लगा रखा है, जिसकी वजह से इंडिया को डेड एंड ट्रैप पॉलिसी में भी फंसा रखा है। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया सोलर पावर एनर्जी टारगेट। अभी ये रिपोर्ट आई है, न्यू रिपोर्ट, जिसके अंदर बताया कि इंडिया का जो सोलर
एनर्जी का टारगेट था। इंडिया ने उसमें क्या कहा, इंडिया उसमें थोड़ा पीछे देखने को मिला है। इसका सोर्स भी द हिंदू है। हिट्स एंड मिसेज, इंडिया ने या तो हिट करा या मिसेज रहा है किस चीज़ में, इंडिया सोलर पावर एनर्जी टारगेट में। इशू क्या है, इशू इंडिया ने लाइकली मिस किया है 2022 का टारगेट कि हम इंस्टॉल करेंगे। ये टारगेट इंडिया ने बनाया था 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, क्योंकि ये रूफटॉप सोलर लैगिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ऑथर्स ने ये इस बात को, इशू को उठाया है। इंडिया का सोलर पॉलिसी आपको कैसी देखने को मिलेगी, 2011 से लेकर इंडिया की सोलर सेक्टर को थोड़ा गिरो देखने को मिला है, जिसके अंदर अराउंड 59% जो 0.5 गीगावाट था 2011 में, और 55 गीगावाट आपको देखने को मिला है 2021 के अंदर। रिपोर्ट कुछ बताती है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जिसको हम नेशनल सोलर मिशन भी बोलते हैं, जो जनवरी 2010 में कमेंस हुई थी। इसने बताया था कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए सोलर पावर इंडिया के अंदर। अंडर द स्कीम द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टारगेट सेटअप किया था इंडिया ने 20 गीगावाट का बाय दी 2022। 2015 में इंडिया ने टारगेट को रिवाइज कर लिया था 100 गीगावाट से अगस्त 2021 के लिए। द गवर्नमेंट सेट इन सोलर टारगेट ऑफ इन 300 गीगावाट बाय 2030 तक, जो इंडिया ने टारगेट बना रखा है। अब इंडिया की रैंक क्या है सोलर पावर एनर्जी में, अगर देखें तो इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया 5th नंबर पर आता है आफ्टर चाइना, यूएस, जापान, जर्मनी इन टर्म्स ऑफ द इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी। एज ऑफ एंड दिसंबर 2021 तक हमने एक टारगेट बना रखा है कि हम 55 गीगावाट तक इंडिया की कैपेसिटी बनाएंगे सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जिसमें हमने रिन्यूएबल एनर्जी का भी टारगेट बना रखा है, जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट क्या है एक्सक्लूडेड है, कि हम 40% ऑफ द ओवरऑल पावर जनरेशन कैपेसिटी इंडिया में लाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। विद इन द 55 गीगावाट ग्रिड कनेक्टिविटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जो कंट्रीब्यूट करती है 77%, एंड द रेस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रिड कनेक्टिंग रूफटॉप एंड एन ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स। ये देख सकते हैं हम, इससे कुछ प्रमोट होती है सोलर एनर्जी। हम सोलर पैनल लगा देते हैं बहुत बड़े एरिया में, पार्क वगैरह में, जिससे बहुत ज़्यादा प्रमोट देखने को मिलती है सोलर एनर्जी। दूसरी तरफ हम क्या करा देते हैं कि रूफ के ऊपर ही सोलर पावर प्लांट यानी कि सोलर पैनल लगा देते हैं, जिससे भी प्रमोट देखने को मिलती है सोलर एनर्जी। अब न्यू रिपोर्ट ने क्या बताया, जो अप्रैल चल रहा है अभी, इसके अंदर इंडिया सिर्फ 50% ही 100 गीगावाट जो टारगेट तय कर रखा था उसको पूरा कर पाया है, क्योंकि इसमें रूफटॉप सोलर कैपेसिटी थोड़ी कम देखने को मिली है। नियरली 19 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी एक्सेप्टेड टू बी एडेड इन 2022, क्योंकि अभी 3 महीने हो गए हैं, सिर्फ 8 महीने बच रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ इंडिया का भी 50% ही टारगेट अचीव हो पाया है। Even accounting for this capacity would mean about 27% of India's 100 gigawatt solar target would remain unmet। यानी कि ये बताया रिपोर्ट ने कि 27% तो अभी ऐसा रह जाएगा जो कि टारगेट इंडिया अपनी पूरा नहीं कर पाएगा। अब ये टारगेट क्यों नहीं पूरा हो पा रहा, इसका रीज़न क्या है इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि गाइस पहले के ईयर्स में, बहुत ईयर्स पहले क्या हुआ था, इंडिया ने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया था, सोलर मार्केट में ज़्यादा इंडिया ने स्ट्रगल नहीं किया था, इसका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया था, अवेयरनेस भी नहीं फैलाई थी इसको लेकर कि हम सोलर एनर्जी की तरफ आएँ। दूसरा फैक्टर इम्पैक्टिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग पैंडेमिक आ गया था, उसके बाद भी कुछ पॉलिसीज़ क्या हो गई थी, इसको लेकर रेस्ट्रिक्ट हो गई थी। तीसरा, जो इंपोर्ट करते हैं हम सेल्स और मॉड्यूलर्स जो सोलर पावर प्लांट में सोलर पैनल्स में लगते हैं, उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये रीज़न भी माना जा सकता है कि इसमें क्या कर रहा है, इंडिया थोड़ा सा पीछा देखने को मिला है। करंट सिनेरियोस क्या है, थोड़ा सा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत सारी स्टेट में प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम एक ग्रिड टैरिफिक्स को लगा रहे हैं, फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कॉस्ट इसको हम थोड़ा सा इंस्टॉल कर रहे हैं, और एनर्जी को कॉस्ट को बचा रहे हैं, और कंज्यूमर को अवेयरनेस ला रहे हैं हम इसके अंदर, तो थोड़ा सा इसमें प्रोग्रेस देखने को मिल जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सोलर पावर एक मेजर प्रोब है इंडिया के लिए, जो कि एड्रेस करता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ए पेरिस एग्रीमेंट भी ये कहता है, और 2070 तक पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में, इंडिया ने कहा था कि हम 2070 तक नेट कार्बन एमिशन को ज़ीरो कर देंगे। सीओपी ग्लासगो में नवंबर 2021 में इंडिया ने कहा था कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी की कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक कर देंगे 2030 तक। नॉन फॉसिल फ्यूल्स मतलब जिनके अंदर कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कम हो, और इंडिया ने कहा था कि हम हाफ एनर्जी को अपने रिक्वायरमेंट में लाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को हम अचीव करेंगे 2030 तक। टू बूस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन ड्राइव इन द लॉन्ग टाइम, द सेंटर इन 2020 सेट ए टारगेट ऑफ 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू बी अचीव बाय 2030, विद इन विच द टारगेट फॉर सोलर वाज 300 गीगावाट तक इंडिया ने उठाया था। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है जलियांवाला बाग मैसेक्योर। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि इसको 103 साल हो गए हैं जलियांवाला बाग मैसेकर को। ये सोर्स भी इसका द हिंदू से लिया गया है। पीएम मोदी ने ट्रिब्यूट को पे किया है जलियांवाला बाग मैसेकर के विक्टिम्स को जो इसमें घायल हुए थे। इसका इशू क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट किया है उन पीपल्स को जो इसके अंदर मारे गए थे 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर में। ही एस्केटेड दैट देयर अनपैरल्ड करेज, उनका साहस और उनके सेक्रीफाइस को, बलिदान को, उनके मोटिवेशन को पीएम मोदी ने क्या किया, ट्रिब्यूट किया है 13 अप्रैल 2022 में, क्योंकि अभी 103 साल हो गए हैं इसको 13 अप्रैल 2022 को। ये आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी देखने को मिल जाएगा। डिटेल्स समझते हैं कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था। इसको हम अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं। ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑन द अकाउंट फॉर ए ग्रोशम एक्सक्यूशन ऑफ हंड्रेड ऑफ इनिशेंट पीपल्स में मारे गए थे बाय द गोरखा ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसमें एंग्लो इंडियन ब्रिगेडियर REH डायर ने ऑर्डर दिए थे। क्योंकि बहुत सारे लोग, इनोसेंट लोग क्या कर रहे थे, रॉवलैक्ट एक्ट 1919 जो आया था उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए उन पर क्या चला दी थी, फायर कर दिया था। अब रॉवलैक्ट एक्ट 1919 क्या था, इसमें ड्यूरिंग वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914-18 से, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया से कह दिया था कि हम किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे विदाउट एनी कि उन पर कोई भी रीज़न नहीं होगा। जब भी हम उनको बिना कारण के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लेंगे विदाउट ट्रायल के, और उनको 2 साल के लिए जेल में रखा जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने भी सिविल नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस चलाया था अनजस्टिस लॉ के लिए 6 अप्रैल 1919 में। पंजाब में 9 अप्रैल 1919 में 2 नेशनलिस्ट लीडर्स सफीउद्दीन किचवेले एंड डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफीउद्दीन किचवेले। इसके अगेंस्ट में क्या कर रहे थे, इनोसेंट पीपल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में। उसी दौरान क्या करा, ब्रिगेडियर ने ओपन फायरिंग के आदेश दे दिए। और डिटेल्स क्या है, द कोस रिसेंटमेंट अमंग द इंडियंस प्रोटेस्टर, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लगभग 10,000 के लमसम वहाँ पर मासूम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फुलफिली क्या कर दिया, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने ओपन फायर के लिए मार्शल लॉ लगा दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने, और ओपन फायर क्या कर दी, दे दी। डे ऑफ द इंसिडेंट 13 अप्रैल बैसाखी डे पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे क्राउड में, प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट जो एक्टिविस्ट पकड़े थे और रॉवलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट। इसी दौरान ब्रिगेडियर जनरल डायर आए उस समय पे, और उन्होंने क्या करा, सारे के सारे पुलिसमैन को वहाँ पर क्या करे, ओपन फायर के ऑर्डर्स दे दिए, जिसकी वजह से हज़ारों और इंडियंस मारे गए। अनआर्म्ड क्राउड था वहाँ पर, जिनके पास कोई हथियार नहीं थी। लगभग 1000 अनआर्म्ड मैन थे, वीमेंस थे और बच्चे भी थे जिसके अंदर। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, इन्वेस्टिगेशन चलाई इस इंसिडेंट की, और एक हंटर कमीशन चलाया, जिसके अंदर 1920 में डायर को क्या करा गया, इस एक्शन के अगेंस्ट उन्हें ऑर्डर किए गए कि वो मिलिट्री से क्या करें, रिजाइन कर दे। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, पावर क्राइसिस देखने को मिली है इंडिया के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अब कम देखने को मिल सकती है क्योंकि कार्बन की शॉर्टेज हो रही है, कोयल की शॉर्टेज हो रही है, इस वजह से पावर क्राइसिस देखने को मिले हैं इंडिया में। इसका सोर्स लाइवमेंट है। इशू क्या है, क्योंकि अभी गाइस गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आदमियों की और पीपल्स की डिमांड बढ़ रही है कि ज़्यादा क्या हो, ठंडक मिले। इस वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैन चला लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पावर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। कंसर्न क्या है इसके रिगार्डिंग, तो डिमांड फॉर पावर हैज़ शोड, डिमांड बढ़ रही है पावर की बहुत ज़्यादा। कुछ स्टेट्स में तो पावर शॉर्टेज भी देखने को मिली है, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। कोयल स्टॉक विद पावर जनरेशन कंपनी जेनसो में थोड़ा कम देखने को मिला है, यानी कोयल स्टॉक की भी कमी देखने को मिली है। जो पावर जनरेशन कंपनीज होती हैं, यानी कि जो पावर को जनरेट करती हैं। अब कोल शॉर्टेज के बैड क्या है, कोल शॉर्टेज होगा तो उससे बुरा क्या होगा, क्योंकि गाइस क्या होता है, पावर प्लांट जो होते हैं, जो पावर जनरेशन प्लांट होते हैं, उनके पास लमसम 26 डेज का कोयल स्टॉक रहता ही है। अब वो क्या है, थोड़ा वो भी कम देखने को मिला है बहुत सारे पावर प्लांट्स के अंदर, वो भी क्रिटिकल लेवल तक पहुंच गया है कोयल का स्टॉक। डेटा आता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से, वो शो करता है 97 पावर प्लांट्स के अंदर, जो कि 173 आउट ऑफ 173 उनके अंदर क्रिटिकल लेवल पर पहुंच चुका है कोयल का स्टॉक। आउट ऑफ 173 155 नॉन पिक्चर्ड प्लांट्स और
पावर प्लांट दैट आर नॉट नियर कोयल माइंस, उनके अंदर भी शॉर्टेज देखने को मिली है। पिचेड पावर प्लांट्स वो होते हैं जो कोयल माइंस के पास ही होते हैं, और नॉन पिचेड होते हैं जो कि कोयल माइंस से थोड़ा सा दूर देखने को मिलेंगे। D7 इन एवरेज ऑफ 28% ऑफ स्टॉक नॉर्मल सिनेरियो से कम देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पर। द 18 प्लांट्स दैट आर नियर कोयल माइंस हैव एन एवरेज स्टेक ऑफ 81%, सिर्फ नॉर्मल रिक्वायरमेंट से देखने को मिला है 18 प्लांट्स में। अब ये कुछ डाटा है, ये डाटा ऑथेंटिक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से इसका सोर्स है। पिचेट के अंदर, नॉन पिचेट के अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स ये देखने को मिलेंगे, इसमें नॉर्मेटिव स्टॉक्स देखने को मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा, इसमें कोयल का स्टॉक कम देखने को मिल जाएगा। पावर क्राइसिस क्या है? सिर्फ क्या कोयल ही शॉर्टेज बनाता है पावर क्राइसिस के अंदर, और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से पावर क्राइसिस होते हैं? तो और भी रीज़न होते हैं। सबसे पहला आता है लेक ऑफ रेलवे ट्रैक रेक्स, यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट भी कम देखने को मिलेगा कोयल का। अब इसका मतलब क्या है? जब भी पावर प्लांट होते हैं, जो पावर जनरेशन होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? कोयल लगता है। अब कोयल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेक ऑफ रेलवेज रेक्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोयल क्या होता है, बहुत दूर से लाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन उसका महंगा भी होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन बहुत कैरियर इसमें कम देखने को मिल रहे हैं। स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स ने बताया है कि बहुत सारे पावर जनरेशन कंपनीज पर तो ड्यूज भी है कि उनका पास कोयल स्टॉक बिल्कुल ख़त्म पड़ा है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा देखने को मिला है बहुत सारे स्टेट्स में कि स्टेट ओन डिस्कॉम्स को वो ड्यूज भी अपना पे नहीं कर पाए। पावर क्राइसिस, व्हाट हैज़ लेड टू द कोयल शॉर्टेज? कोयल शॉर्टेज हो जाएगा तो क्या होगा? इंक्लूडिंग द स्टिग्मेशन ऑफ ए प्रोडक्शन बाय कोयल इंडिया लिमिटेड, यानी कि जो कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2015 और 16 में बहुत ज़्यादा कोयल शॉर्टेज देखने को मिला था। अब सेंटर इसके लिए क्या रिस्पॉन्ड कर रही है? सेंटर ने इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव चलाएं, क्या क्या स्कीम चलाएं? तो पावर मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रांसपोर्ट को अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा देखने को मिलता है कोयल को लाने के लिए। हम एक चला रहे हैं चीज़, जो टोलिंग फैसिलिटी हम चला रहे हैं, जिसके जरिए से क्या हो, कोयल को लाया जाए। कि हम सिस्टम चला रहे हैं स्टेट जेन कोस्ट कैन अलाउ अदर थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कि अगर कोई पावर प्लांट्स है उसके पास कोयले का स्टॉक ख़त्म हो चुका है, तो अपने नियर बाय पावर प्लांट से क्या ले सकता है, थोड़े दिन के लिए कोयल को उधार ले सकता है, जिससे उसका पावर प्लांट चल सके, वो थोड़ा सा ठप ना पड़े, तो उसको एक टोलिंग फैसिलिटी बोलते हैं। ईजियर अल्टरनेटिव देखने को मिलेगा ये कंपेयर टू द ट्रांसपोर्टेशन। एनहेंस पिनिका एमके फर्स्ट रॉकेट सिस्टम, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेशन पर आया था, और इसका मेन सोर्स पीआईबी है। पीआईबी हमारे करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मेंशन किया है कि पिनाका एमके फर्स्ट एनहेंस रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डैनियल मिशन रॉकेट सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है डीआरडीओ और इंडियन आर्मी के द्वारा। अब इशू क्या है? एनहेंस पिनाका एमके फर्स्ट रॉकेट सिस्टम ईपीआरएस को सक्सेसफुली टेस्ट करा गया है, कहाँ पर? पोखरान रेंज राजस्थान में। और दूसरी तरफ सेम ट्रायल हुआ है एरिया डैनियल मिशन एडीएम का सक्सेसफुली टेस्टेड। देख लेते हैं, आपको कुछ पिनाका सिस्टम ऐसा देखने को मिल जाएगा, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। ईपीआरएस को अपग्रेड किया गया है वर्जन ऑफ पिनाका वेरिएंट से, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराएगा इंडियन आर्मी को लास्ट डिकेड से। द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को बनाया गया है पूना बेस्ड डीआरडीओ की 2 लेबोरेटरीज़ के द्वारा, जिसके अंदर आर्मानेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश ARD आती है, एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL आती है। इसको अपग्रेड किया गया है, जिसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि इसकी रेंज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके बैटलफील्ड के अंदर। वाइल द एमके फर्स्ट की रेंज आपको 38 किलोमीटर की देखने को मिलेगी, जो कि उसकी रेंज बढ़ाकर 45 किलोमीटर कर दी गई है। ये इसके अंदर एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। न्यू इनकारनेशन ऑफ ए पिनाका रिप्रेजेंट वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस बीइंग फॉलोड विद एन इंडिजिनियस इंडियन वेपन सिस्टम। अब पिनाका क्या है? पिनाका क्या है कि रामा ने जब ये धनुष को ब्रोक किया था किसके लिए? सीता को पाने के लिए एज ए वाइफ, तो इस धनुष को क्या बोला गया था? पिनाका बोला जाता है। इसके ऊपर ही इसका नाम रखा गया है। अब इसके बैकग्राउंड क्या है इस वेरिएंट के पिनाका के? तो ये डेवलपमेंट हुआ है इसका पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम से, जो कि स्टार्ट हुआ था DRDO के द्वारा 1980 में एज ए अल्टरनेटिव टू द मल्टी बैरियर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जो कि रसिया का आपको ग्रिड देखने को मिलेगा, उसका ही देख के इंडिया ने बनाया है। रशियन ग्रिड आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और ये पिनाका सिस्टम इंडिया का आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके वेरिएंट्स क्या क्या हैं, DRDO ने डेवलप्ड किया है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है MK2 को, और गाइडेड वेरिएंट्स ऑफ पिनाका जिसकी रेंज आपको 60 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी, वाइल द गाइडेड पिनाका सिस्टम की रेंज 75 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर एक नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा जिसको हम एडेड बाय द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS भी बोलते हैं। 2020 में इसको एनहेंस किया गया था, इसके वर्जन को, पिनाका मार्क फर्स्ट मिसाइल को, जब ये सक्सेसफुली इसकी फ़्लाइट को टेस्ट किया गया था चंदीपुर कोस्ट ऑफ द ओडिशा में। इसको लेकर ही एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, एक टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में है, तो ये क्या है थर्ड, ये एक इजराइल रेडार सिस्टम है, इंडियाज़ इंडिजीनियस एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, ये एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, या फिर ये डिफेंस कोलेबोरेशन है जापान और साउथ कोरिया के बीच का। तो इसका आंसर है सी, ये एक एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा थर्ड। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है संगीत नाटक अकेडमी, और इस आर्टिकल में हम ललित कला अकेडमी अवार्ड्स को भी जानेंगे। इसका सोर्स भी PIB है। वाइस प्रेसिडेंट श्री M वेंकैया नायडू ने संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला अकेडमी को फेलोशिप्स और अवार्ड्स के दिए हैं। इशू क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ने बेस्ट आउट किया है किस चीज़ को, संगीत नाटक अकेडमी के फेलोशिप को, और संगीत नाटक अवार्ड्स को 2018 के अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। 44 के अंदर अवार्ड्स दिए गए हैं जिसके अंदर 4 फेलोज आते हैं और 40 अवार्ड्स आते हैं। ये ऑल्सो प्रेजेंटेड फेलोशिप एंड नेशनल अवार्ड्स ऑफ ललित कला अकेडमी, ये 2021 के दिए हैं किसको, 23 पीपल्स को, जिसके अंदर 3 फेलोज आते हैं और 20 नेशनल अवार्ड्स आते हैं। अब संगीत नाटक अकेडमी क्या है, फेलोशिप क्या है इसकी, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अलग है और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स अलग है। संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एक हाईएस्ट ऑनर है जो कि कंफर्म किया जाता है संगीत नाटक अकेडमी के, जिसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये सब इसके लिए क्या है, एलिजिबल है, इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनलिटी, रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड और सेक्स के ऊपर। फेलोशिप ऑफ द अकेडमी इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड रेयर ऑनर विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द 40 मेंबरशिप। इसमें एक टाइम में इनको अवार्ड्स दिया जाता है। ऑनर ऑफ द अकेडमी फेलो कैरीज ए पर्स मनी ऑफ 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक तमरापत्रा और एक अंगावस्त्रा भी इसमें दिया जाता है। अब अंगावस्त्रा क्या होता है, ये कुछ आपको सोल सा देखने को मिल जाएगा और एक पेंटिंग टाइप में अवार्ड्स दिया जाता है जिसको हम तमरापत्रा भी बोलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है रेड फ्लैग्स कर दिया गया है PLI स्कीम को लेकर। अब ये PLI स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसको हमको रेड फ्लैग दे दिया गया है कि नीति प्लान्स करेगा कि किस तरीके से हम PLI स्कीम को मॉनिटर कर सकें, क्योंकि इसमें यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि इसके अंदर क्या है, कोई मॉनिटर बॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका सोर्स इंडियन एक्सप्रेस है। इशू क्या है, नीति आयोग ने काम करने के लिए कहा है कि हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे कंपनीज को कि वो अपनी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को दिखाएं जिसके अंदर हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को प्रोवाइड करा सकें। इसको एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट ने बनाया है जो कि जून 2020 में बना था, जिसके अंदर टास्क लगाए गए थे, बॉटल नेक्स लगाई गई थी कि PLI स्कीम्स में दी जाएंगी, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द स्टेट्स एंड द कंपनीज फॉर ए फास्टर अप्रूवल, evaluating and ensuring quick investment in PLI scheme and ensuring overall turnaround of the object। ग्रुप को चेयर करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, सेक्रेटरीज ऑफ एन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। इसमें क्या है, सारे मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। PLI स्कीम क्या है, PLI स्कीम को बनाया गया था कि हम क्या कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड देखने को मिल जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सामान को, गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही 1.97 करोड़ रुपए अंडर PLI स्कीम के अंदर लाई है, जिसके अंदर एडिशनल एलोकेशन कितना दिया है, 19,500 करोड़ रुपये, जो कि सोलर PV मॉडल्स के लिए बजट 2022-23 में भी आया था, जिसको लॉन्च किया गया था मार्च 2020 में। इस स्कीम को अभी 3 इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ टारगेट किया गया है, यानी कि 3 इंडस्ट्रीज़ को अभी सिर्फ ये स्कीम प्रोवाइड कराई है, जिसके अंदर मोबाइल एंड एलिड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग आती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग आती है और मेडिकल डिवाइसेस आती हैं। अब ये इंसेंटिव वर्क कैसे काम करता है, तो ये एक काइंड ऑफ सब्सिडरी है जो कि सेक्टर्स को दी जाती है। ये एक डायरेक्ट पेमेंट है बजट से, जो कि ज़्यादा जो गुड्स प्रोड्यूस करेगी कंपनी उसके ही ब्याज पे उसको दी जाएगी। इसका अमाउंट वेरीज करता है सेक्टर टू सेक्टर,
ये बेस्ड होती है डिसएडवांटेज डिसेबिलिटीज फेस्ड बाय द सेक्टर, यानी कि जो जिनके अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो उन कंपनी को थोड़ा सा पैसा देकर उनको एनहेंस करने के ऊपर इसमें बात होती है। ये ऑटो सेक्टर में और ड्रोन सेक्टर में भी स्कीम्स को लाया गया था। 26,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए ऑटो सेक्टर के लिए दिए गए थे और ड्रोन इंडस्ट्री को 120 करोड़ रुपए दिए गए थे। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी PLI स्कीम को लाया गया था। अब कौन कौन इसके अंदर आ सकता है PLI स्कीम के अंदर? ये सब कंपनियों को नहीं दिया जाता, इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। इसके अंदर बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स होती हैं, जिसके अंदर रेंज लगाई गई है कि 1% वो इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट करे, जो 20% तक हायर जा सकता है। सम टेक सेक्टर्स के लिए एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरीज के लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट एंड द ड्रोन इंडस्ट्री के लिए ये इंसेंटिव को लाया गया है, जिसके अंदर सेल्स के बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है कि वो परफॉर्मेंस कैसा है, इसका वैल्यू एडिशन कैसा है लास्ट 5 ईयर्स में, उसके भी आप PLI स्कीम को दिया जाता है। PLI स्कीम को अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 14 सेक्टर के लिए, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड ID हार्डवेयर, टेलीकॉम्स, फार्माकोटिकल्स, सोलर मॉड्यूल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्सटाइल एंड अपीरियल, वाइट गुड्स, ड्रोन्स एंड एडवांस्ड केमिस्ट्री, सेल बैटरीज आती हैं। इनको सिर्फ अभी PLI स्कीम दी जाती है 14 सेक्टर्स को। PLI स्कीम का एम क्या है? गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी इस स्कीम को कि हम इंडियाज़ की डिपेंडेंसी हटा सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इंडियंस की किस पे देखने को मिल जाएगी? चाइना के गुड्स पे देखने को मिल जाएगी और अदर फॉरेन कंट्रीज़ के। ये सपोर्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को, क्योंकि जहाँ पर इन लेबर काम करती है वहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है, मशीनें जहाँ पर काम करती हैं वहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो उनके अंदर जिनके अंदर लेबर कंपनीज में लेबर काम करती हैं, उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए ये सपोर्ट करता है। स्कीम वर्क्स टू रिड्यूस डाउन द इम्पोर्ट बिल, जैसे मैंने बताया कि हम चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो इम्पोर्ट बिल्स को भी कम करने के लिए बात करता है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए ये PLI स्कीम बात करती है। अब प्लानिंग क्या बताइए इसके लिए, जो ये न्यूज़ में आई है, इसके लिए एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाया जाएगा जो कि मॉनिटर करेगा PLI स्कीम को सारे के सारे सेक्टर में। नीति आयोग ने एक प्लान्स किया है कि हम एक एक्सटर्नल एजेंसी बनाएंगे जो कि इस सारे डाटाबेस को, इसके अंदर क्या डाटा आ रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, किस चीज़ को कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, कौन कौन सी कंपनी को ये दी जा रही है स्कीम, उसको मॉनिटर करेगा। इसलिए हम एक एक्सटर्नल एजेंसी बनाएंगे। डाटाबेस को कैप्चर किया जाएगा वैल्यू एडिशन पर, एक्चुअल एक्सपोर्ट्स अगेंस्ट द कमिटमेंट मेड एंड जॉब क्रिएशन के, कितनी जॉब क्रिएशन हो रही है, कितना एक्चुअल एक्सपोर्ट्स हो रहा है, उसके अगेंस्ट एक एक्सटर्नल एजेंसी बनाई जाएगी। इसको लेकर फ्लैग को लाया गया है कि इसको अब झंडी दिखा दी गई है, हरी झंडी, कि अब एक क्या होगी, एक एक्सटर्नल एजेंसी इसके लिए बनाई जाएगी। अब इसके अंदर प्रोग्राम क्या है PLI स्कीम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई एक पैरामीटर्स देखने को नहीं मिलेगा, कॉमन पैरामीटर्स। इसके अंदर वैल्यू एडिशन कंपनी के अंदर आ जाती हैं। कुछ ही कंपनी सिर्फ PLI स्कीम को आज तक अप्रूवल कर पाई हैं अपने लिए। इसका एक क्राइटेरिया बहुत हार्ड है, सेंट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम इसमें कहीं भी नहीं है, और वेरियस डिलीवरीज सच एज नंबर ऑफ जॉब्स, राइज इन एक्सपोर्ट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इसमें ज़्यादा कम देखने को मिल जाएगा। अब डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री इंटरेक्ट में क्या है, कंपनीज़ का बहुत कम है, डिपार्टमेंट्स और कंपनीज़ का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाएगा। फॉर इंस्टेट एट टाइम्स द टारगेट फॉर कंपनीज टू क्वालिफाई विद इंसेंटिव आर 2 स्टेप, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ का क्वालिफाई स्टेप है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए बहुत सारी कंपनीज़ इसमें क्या कर पाती हैं, अप्रूवल नहीं ले पाती हैं। अनटिल लास्ट फिजिकल ओनली 3-4 कंपनीज ही सिर्फ इसके अप्रूवल को ले पाई हैं 14 कंपनीज में। अनलाइक ग्लोबल कंपनीज, मोस्ट डोमेस्टिक कंपनीज लीड ऑन 1 or 2 सप्लाई चेन्स, several disrupted and due to the no fault of their own this company would qualify for the incentives, यानी कि इन कंपनीज की भी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद पर भी इनको क्या करा गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की लेकिन वो फिर भी उसके क्राइटेरिया में नहीं आ पाए, जिसकी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये क्या है, इसकी प्रॉब्लम है। तो आई होप गाइज आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड नेवर गिव अप।